नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 14वीं चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी का एक टॉपिक लेकर चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर सेल। इस वीडियो में हम सोलर सेल के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे कि सोलर सेल होता क्या है, सोलर सेल किस सिद्धांत पर काम करता है, कैसे काम करता है, सोलर सेल बनाने के लिए हमें कौन से पदार्थों का उपयोग करना चाहिए और क्यों करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में हम बात करेंगे सोलर सेलों के उपयोगों के बारे में। तो ये जो वीडियो है वो सोलर सेल पर आधारित है। सोलर सेल के बारे में हम बेसिक जानकारी यहां पर प्राप्त करने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको फिजिक्स से रिलेटेड आगे भी वीडियोज मिलते रहें। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सोलर सेल होता क्या है। सौर सेल या सोलर सेल, देखो नाम से ही स्पष्ट है। सौर का मतलब हो गया सूर्य, और सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है उसको यदि हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दें तो उस सेल को सौर सेल, सोलर सेल कहा जाएगा। तो सौर सेल एक्चुअल में पीएन संधि डायोड का ही एक भाग होता है। पीएन संधि डायोड से ही इसको निर्मित करते हैं। यह भी एक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। तो देखिए विद्यार्थियों कि एक ऐसा पीएन संधि डायोड जो सूर्य के प्रकाश को या सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दें, सौर सेल कहलाता है, सोलर सेल कहलाता है। हम सोलर सेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बता दें कि ये फोटो डायोड के सिद्धांत पर काम करता है, जिसे हम फोटो वोल्टेज सिद्धांत भी कह सकते हैं। और हमने फोटो डायोड अलग से पढ़ा और फिर सौर सेल अलग से पढ़ रहे हैं। तो सौर सेल और फोटो डायोड में अंतर क्या है, वो भी एक मेन जो अंतर है वो समझ लेंगे आप यहां पर। कि फोटो डायोड में हमने ये देखा था कि जब हम प्रकाश पीएन संधि डायोड पर आपतित करते हैं तो वहां पर प्रकाश विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, लेकिन उस डायोड पर हम बायस लगाते हैं, बाइसिंग लगाते हैं। उसको पहले से बाइसिंग देना जरूरी होता है। क्लियर? उसे हम बाइसिंग देंगे तब जाकर प्रकाश विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। जबकि सौर सेल में इसको बैटरी से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बैटरी से संयोजित करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? तो ये एक मेजर इसमें डिफरेंस होता है। साथ में इसमें प्रयुक्त पदार्थ और इसकी बनावट दोनों में भी अंतर होता है। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि ऐसा पीएन संधि डायोड जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, सौर सेल कहलाता है। सौर का मतलब हो गया सूर्य की ऊर्जा को। तो यहां पर मैं पुट कर रहा हूं कि ऐसा पीएन संधि डायोड, ऐसा पीएन संधि डायोड ऐसा पीएन संधि डायोड जो सौर ऊर्जा को, सौर ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य का जो प्रकाश है उसको, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करें, सौर सेल कहलाता है। सौर सेल कहलाता है। सौर सेल कहलाता है। ये जो सौर सेल होता है वो फोटो डायोड के सिद्धांत पर काम करता है। देखिए इसमें भी क्या होगा, जब सूर्य का प्रकाश फोटो डायोड मतलब डायोड के जो अवक्षेपरत या जो संपर्क क्षेत्र है वहां पर गिरता है तो वहां से सहसंयोजक बंध टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होते हैं, तत्पश्चात विद्युत का प्रवाह होता है। तो ये फोटो डायोड के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे हम फोटो वोल्ट ये सिद्धांत भी कह सकते हैं। मैं यहां पर ब्रैकेट में पुट कर रहा हूं, फोटोनों से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, फोटो वोल्टेज सिद्धांत। प्रभाव एक ही बात है। और सौर सेल को प्रयोग में लेते समय
सौर सेल में हम बाइसिंग का उपयोग नहीं करते। उपयोग करते समय अभिनति, इसे हम कह रहे हैं बाइसिंग, नहीं लगाते हैं। नहीं लगाते हैं, लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब विद्यार्थियों में थोड़ी सी चर्चा यहां पर करता हूं इसकी बनावट की। तो देखिए, इसकी बनावट एक विशेष प्रकार से की जाती है कि ऊपरी जो भाग होता है उसकी मोटाई कम रखी जाती है। देखो कैसे, मैं यहां पर है जो सोलर सेल है उसकी बनावट आपके सामने रख रहा हूं कि ये हमारे पास में है एक पीएन संधि डायोड, और इस पीएन संधि डायोड को हमने देखिए ऐसे दिखाया है। ऊपरी जो भाग होता है उसकी मोटाई बहुत कम होती है। ऊपरी जो भाग होता है, ये जो भाग होता है वो मोस्टली एन भाग होता है, ये जो भाग होता है वो पी भाग होता है। ये पीएन संधि डायोड का एन और पी भाग है। कई बुक्स में आपको ये वाला जो भाग है ऊपर आपको मिल जाएगा कि भाई ये वाला जो भाग है वो पी होता है, ये वाला एन होता है। तो कोई सा भी हो, बट ऊपर वाला जो भाग होता है उसकी मोटाई आपको कम रखनी है। ये 0.3 माइक्रोन की कोटि की होती है, और ये लगभग इससे 1000 गुना ज्यादा मोटा होता है, 300 माइक्रोमीटर की होती है ये। क्लियर? तो देखिए यहां से इसकी जो मोटाई है वह है 0.3 माइक्रोमीटर, मतलब 10 की घात -6 मीटर हो जाएगी यहां से। और ये इससे 1000 गुना ज्यादा मोटा होता है, तो 300 माइक्रोमीटर की इसकी मोटाई होती है। तो ये इससे 1000 गुना ज्यादा मोटा है। ये वैसे हमने दिखाने में ऐसे दिखा दिया है, इसकी मोटाई बहुत कम रखी जाती है। उसके पीछे रीजन देखिए क्या है, और ये होता संधि क्षेत्र। ये क्या है? संधि क्षेत्र या हास्य क्षेत्र जिसे हम कहते हैं। अवक्षेप्रत ये हमने दिखाई है यहां पर। ये जो बीच वाला भाग है ये है हास्य क्षेत्र या संधि क्षेत्र होता है। क्लियर? अब देखिए इसकी जो यहां से जो मोटाई होती है बहुत कम होती है, और यहां से फोटोन आपतित हो रहे हैं। ये क्या आपतित हो रहे हैं? फोटोन, सूर्य की किरणें यहां पर आपतित हो रही है। ये आपतित प्रकाश फोटोन है, आपतित प्रकाश फोटोन। और जब ये प्रकाश फोटोन यहां पर आपतित होंगे तो इस संधि क्षेत्र के अंदर कुछ सहसंयोजक बंध टूटेंगे, और सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होंगे, आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि होगी, और तत्पश्चात इसके सिरों पर धात्विक जो संपर्क होते हैं, इस तरीके से इनके धात्विक, यहां पर एक धातु का पृष्ठ लगा होता है, यहां पर भी एक धातु का पृष्ठ लगा होता है, और उस धातु के पृष्ठ के सिरों पर हमें एक विभवांतर प्राप्त हो जाता है। तो यहां से आप किसी उपकरण को ये जो विभवांतर है वो दे सकते हैं, इसको संचित कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से पीएन संधि डायोड तो ये वाला है, ये है सौर सेल। इसके सिरों से आप, इसके सिरों के ऊपर क्या उत्पन्न हो जाता है? एक विभवांतर क्रिएट हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। अब देखो यहां तक आपको समझ में आ गया है। मैं थोड़ी सी चर्चा यहां पर करता हूं कि ये हमारे पास में है चालन बैंड, ये है संयोजी बैंड। बाह्यतम कक्षा जिसको हम संयोजी बैंड और चालन बैंड के अंदर तोड़ देते हैं, ये है संयोजी बैंड। संयोजी बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सहसंयोजक बंध बनाकर रखते हैं। यह है वर्जित बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल। और वर्जित ऊर्जा अंतराल को हम डेल्टा ईजी से पुट करते हैं। क्लियर? अब देखिए जब सूर्य का प्रकाश आपतित होता है, तो सूर्य का जब प्रकाश आपतित होता है तो वो यहां पर आपतित हो रहा है। सूर्य का प्रकाश का मतलब है फोटोन, फोटोन आपतित हो रहे हैं। तो ये जो फोटोन है इनकी ऊर्जा होती है एच न्यू। इनकी ऊर्जा कितनी है? फोटोनों की ऊर्जा को हम एच न्यू से पुट करते हैं। फोटोनों की ऊर्जा क्या होती है? एच न्यू। एच यहां पर प्लांक नियतांक होता है, न्यू उनकी आवृत्ति होती है। तो ये जो फोटोन है इनकी ऊर्जा जब इस वर्जित ऊर्जा अंतराल से अधिक होती है,
कि इस एच न्यू का मान डेल्टा Eg से ज्यादा होता है, तब क्या होगा, यहां से जब सहसंयोजक बंध टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन सीधा ऊर्जा प्राप्त करके, देखो जो फोटोन है वो यहां से दो काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, साथ में उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा, जिससे वो चालन बैंड में आ जाता है और पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करता है। तो इसके अंदर तो उत्पन्न हो जाएगा होल और चालन बैंड में क्रिएट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे प्रकाश फोटोन आपतित होते हैं, संयोजी बैंड में से सहसंयोजक बंध तोड़ते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होते हैं। क्लियर। अब जब इलेक्ट्रॉन होल युग्म काफी ज्यादा मात्रा में क्रिएट हो जाते हैं तो ये धात्विक पृष्ठों के अकॉर्डिंग यहां पर जो प्रतिरोध लगा हुआ है उसके सिरों से होता हुआ प्रवाहित होते हैं। क्लियर, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए मैं यहां पर बात करता हूं कि सौर सेल बनाते हैं, जब सौर सेल का हम निर्माण करते हैं तो कौन कौन से पदार्थों का हम उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हम सौर सेल का निर्माण करते समय सिलिकॉन का उपयोग करते हैं, इसके अलावा आर्सेनाइड फास्फाइड का भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए मैं कुछ सौर सेल में प्रयुक्त पदार्थों के नाम आपके सामने पुट कर रहा हूं कि जिनकी सहायता से हम सौर सेल में प्रयुक्त पदार्थ, सेल में प्रयुक्त पदार्थ, तो सिलिकॉन की सहायता से हम सौर सेल बना सकते हैं, सिलिकॉन का उपयोग करते हैं सौर सेल में। इसके अलावा गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग कर सकते हैं, गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग किया जा सकता है, कैडमियम CdTe का भी उपयोग किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी सहायता से हम सौर सेल का निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए इन्हीं पदार्थों का उपयोग क्यों करते हैं, उसके पीछे हम उनके रीजन्स भी यहां पर समझेंगे कि सौर सेल में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों में कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है, तो मैं एक बार इनको हटा देता हूं। अब हम यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सौर सेल के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के चयन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए इनका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, कि सौर सेल हम अर्धचालक पदार्थों से निर्मित करते हैं, सौर सेल एक पीएन संधि डायोड ही होता है, तो उसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होना चाहिए। प्रकाश के अवशोषण की क्षमता अधिक होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो अच्छे से प्रकाश को अवशोषित कर सके, क्योंकि जो प्रकाश जब किसी पदार्थ पर आपतित होता है तो वो अवशोषित भी होता है, उसका कुछ हिस्सा परावर्तित भी हो जाता है, कुछ पारगमित भी हो जाता है। तो अवशोषण क्षमता अधिक से अधिक होनी चाहिए। अवशोषण क्षमता अधिक होगी उन पदार्थों को हम सौर सेल में ज्यादा उपयोग में लेंगे। इसके अलावा चालकता अधिक होनी चाहिए, उनकी चालकता भी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इन सब चीजों को हम ध्यान में रखें तो उसकी लागत बहुत ज्यादा आ जाए, तो लागत बहुत ज्यादा आ जाएगी तो फिर बाद में सौर सेल बहुत महंगा हो जाएगा, उसका उपयोग करना भी बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो ऐसे पदार्थ का हमें उपयोग करना है जिसकी प्रकाश के अवशोषण की क्षमता अधिक हो, चालकता भी अधिक हो और उसकी लागत भी कम हो। लागत मूल्य भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए और आसानी से उपलब्ध हो जाए, ऐसे पदार्थ को हम उपयोग में लेते हैं। तो सौर सेल में प्रयुक्त पदार्थ का चयन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। सौर सेल में प्रयुक्त पदार्थ का चयन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहां पर मैं आपके सामने सौर सेल के चयन में प्रयुक्त पदार्थ के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, वर्जित ऊर्जा अंतराल, इसे हम डेल्टा Eg से पुट करते हैं। डेल्टा Eg का जो मान है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से
1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होना चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होना चाहिए, और सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि इसी वर्जित ऊर्जा अंतराल की रेंज में आता है। क्लियर। फिर देखिए इसकी जो अगली विशेषता है वो क्या है, अधिक प्रकाश अवशोषण की क्षमता अधिक होनी चाहिए। प्रकाश अवशोषण की क्षमता, प्रकाश अवशोषण की क्षमता अधिक होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। इसके साथ में आप और देखिए, इन नए पदार्थों के लिए जो विद्युत चालकता है उसका भी ध्यान रखना है आपको। लागत का भी ध्यान रखना है कि लागत कितनी पड़ जाती है, और इसके साथ में पदार्थ की उपलब्धता का भी ध्यान रखना है। प्रयुक्त पदार्थ की उपलब्धता का भी ध्यान रखना है। उपलब्धता का भी ध्यान रखना है विद्यार्थियों। अब हम यहां पर अंत में बात करते हैं सौर सेलों के उपयोगों के बारे में। तो देखिए सौर सेलों के उपयोग हैं क्या। सौर सेलों के उपयोग, सेलों के उपयोग आप यहां पर देखेंगे, जो सौर सेल है वो उपग्रहों में प्रयोग में आते हैं। जो कृत्रिम उपग्रह हैं, सूर्य के पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और उन उपग्रहों के अंदर सौर सेलों को हम यूज में ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अंतरिक्ष यानों में भी सौर सेल का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो संचयक सेल होते हैं विद्युत का उत्पादन करने में, संचयक सेलों के अंदर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। संचयक सेलों में, घड़ियों में, कैलकुलेटरों में, ये तो आपने देखा ही होगा। कैलकुलेटरों में भी इनका उपयोग होता है, घड़ियों में भी इनका उपयोग होता है। तो एक्चुअल में विद्युत उत्पादन के अंदर इनका उपयोग होता है। आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में विद्युत उत्पादन में भी इनका उपयोग होता है, संचयक सेलों के रूप में उपयोग होता है। तो ये रहे हैं सौर सेल के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग। विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें आपने सौर सेल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। अब हम इस चैप्टर का जो अंतिम वीडियो है वो लॉजिक गेट्स पर आधारित होगा। उसमें आप लॉजिक गेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी वहां पर प्राप्त कर लेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।